स्पॉटलाइट। समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग। योग के संस्थापक पतंजलि के अनुसार जो मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करता है वही योग है। शरीर तथा मन के संबंधों में संतुलन बनाने में ये सहायक है। हमारी शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, तनाव को कम करता है और भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करता है। हम कह सकते हैं योग मानवता को मिला ईश्वरीय वरदान है। पूरे विश्व में योग के महत्व को समझते हुए 21 जून 2014 को विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। एक दशक के सफर में योग से बहुत से लोग और देश जुड़ते गए और अब ये महोत्सव बन गया है। योग के महत्व और उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ कमल किशोर और योग और आयुर्वेद विशेषज्ञ अनीता कौशिक। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, आपके मन में योग से संबंधित कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23314444 और 2323421050 यानी 23421050 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और डॉक्टर कमल किशोर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दरभंगा बिहार से मोहन पासवान कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। सुनते हैं उनका क्या सवाल है। जी मोहन जी, स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। धन्यवाद मैडम, प्रणाम इकट्ठे। जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ भोजन और स्वस्थ योग का प्रकार जानना चाहता हूँ मैडम। दूसरा है कि योग के साथ साथ स्वस्थ भोजन अनिवार्य है, तो कोई बच्चे और जवान व्यक्ति कुछ आलू खाते हैं तो परवल और साग नहीं खाते, करेला नहीं खाते, तो योग के बाद भोजन कौन सा करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बना रहे? डॉक्टर अनीता कौशिक का सवाल आपसे सबसे पहला कि आजकल भोजन किस तरीके का करना चाहिए जो स्वस्थ जीवन शैली के लिए जरूरी हो? हाँ मोहन जी, देखिए, जैसा आप चाह रहे हैं कि हम अच्छे से बच्चों को यही शिक्षा दें कि अच्छा भोजन करें, अच्छा स्वास्थ्य रखें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुबह से उठकर उनको एक डाइट चार्ट बना देना चाहिए आपको कि सुबह उठते ही सबसे पहले तो मोशन जाने से पहले पानी पिए, ठीक है। उसके बाद जब वो नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में अंकुरित रखें, ड्राई फ्रूट्स रखें, फ्रूट्स रखें। पानी थोड़ा गुनगुना या सादा पानी? सादा भी पी सकते हैं और थोड़ा गुनगुना भी पी सकते हैं जी, ठीक है। तो वो 2-3 ग्लास पानी जरूर पिए, बेटर रहता है। और उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें आप अंकुरित रखें, कच्चा रखें। जैसे सर्दियां होती हैं, गाजर खाएं, मूली खाएं, खीरा खाएं, ये चीजें खाएं, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, सीजन के फ्रूट्स खाएं। सस्ते भी होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। इसी तरह से फिर आप अपने लंच को करें कि लंच में आप सब्जी, दाल, रोटी सब रखें, साथ में दही या छाछ बेस्ट होती है। खाना खाने के बाद छाछ पिए, पानी ना पिए, ये बहुत जरूरी है। भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिए, वो पॉइजन का काम करता है। भोजन से आधा घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं, वो अमृत का काम करता है। एनी हाउ, अगर ऐसा होता है कि जब आप भोजन ले रहे हैं और आपको लगता है कि मैं 1-2 घूंट पानी पीऊं, तो 1-2 घूंट पी सकते हैं, ज्यादा नहीं जी। उसके बाद फिर डिनर, और डिनर का टाइमिंग भी है, जैसे सुबह 9 बजे तक आप नाश्ता कर लें और लंच का टाइम आप 1 से 2 बजे रखें।
और डिनर का टाइम आप 6 से मैक्सिमम 8 बजे तक रखें, तब तक आप डिनर कर लें। डिनर में भी आप उसी तरह से सब्जी रोटी खाएं, हरी सब्जियों पे ज्यादा जोर दें। सैलेड पहले खाएं, भोजन जब स्टार्ट करते हैं तो पहले सैलेड खाएं, उसके बाद फिर आप जो भी भोजन में लेंगे सब्जी रोटी वो खाएं। जी, बेंगलुरु से श्रीकांत जुड़े हैं। जी श्रीकांत जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार श्रीकांत जी। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। सवाल पूछने के पहले सिर्फ 30 सेकंड की एक बात कहना चाहता हूँ आपके साथ में। योग विश्व को भारत की देन है और योग शब्द YOG अल्फाबेट से देखे Y 25वां, O 15 और G 7वां, ये 47 बनता है भारत का स्वाधीनता नंबर जी। और मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह कहते हैं कि व्यायाम करने के बाद अगर आपने छोड़ दिया तो आप पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, तो क्या उसी तरह योग छोड़ देने के बाद हम क्या पूर्व स्थिति में आ जाएंगे? डॉक्टर कमल किशोर, अक्सर लोग योग करते हैं, कुछ समय तक किया, फिर किसी भी कारण से छोड़ देते हैं, तो क्या ये खतरनाक है? एक बार शुरू किया तो उसे जारी रखना चाहिए? नमस्कार श्रीकांत जी, ये जो आपने प्रश्न किया है ये सभी के लिए भी लाभदायक है, पहली बात। दूसरी बात, योग के अंदर जैसे आपने बताया कि छोड़ देते हैं, क्या नुकसानदायक होता है? नहीं, इतना खतरनाक नुकसानदायक नहीं होता। पूर्व स्थिति में नहीं आते कभी भी योग करने के बाद, क्योंकि योग करने के बाद आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ टाइम छोड़ने के बाद अगर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो हमारा उस लेवल से स्टार्ट होता है जिस लेवल पे हमने लास्ट छोड़ा है जी। बट योग रेगुलर प्रैक्टिस करने का तरीका है। जैसे आप कभी देखेंगे, ध्यान देंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो वकील होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, वो अपने नाम के आगे प्रैक्टिस वर्ड जरूर यूज करते हैं। तो इसी तरह अगर योग को भी हम प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने जीवन के अंदर उतारें, योग एक दैनिक दिनचर्या की प्रक्रिया के अंदर आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कभी कर लिया कभी नहीं किया। जब जीवन का हिस्सा बन जाएगा डेफिनेटली उसमें आगे ही बढ़ेंगे, और सबका अनुभव अलग अलग होता है। तो एक बार ये अच्छी चीज प्राप्त करने के बाद मेरा निवेदन यही है, इसको छोड़ना नहीं है। कम ज्यादा हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कभी टाइम नहीं है तो वर्कआउट के लिए योग के अंदर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जो कि 10 मिनट का सूर्य नमस्कार 1 घंटे की वॉक के बराबर कैलोरीज बर्न करता है। ये ऑनलाइन ऑथेंटिक है, तो थोड़ा करें, कम करें, परंतु मानसिक रूप से जरूर करें। और डॉक्टर कमल किशोर, ये कुछ समय भी है, जैसे अमूमन कहते हैं सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद, तो कुछ खास समय या जब आपके पास खाली समय है आप योग कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए अगर हम बात करें तो एक हमारी जैविक घड़ी होती है जो सूर्योदय होने के साथ और सूर्यास्त होने के साथ समाप्त हो जाती है, तो उसके अनुसार चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ नियम होते हैं जिसमें कुछ प्रक्रिया होती है जो खाना खाने के बाद नहीं करनी होती। उनके अलावा बाकी जितने भी प्राणायाम होते हैं, योग के अंदर आसन होते हैं, वो हम किसी भी समय कर सकते हैं जी, जो अवॉइडेबल है उसको छोड़ करके। ओडिशा से पद्मलोचन का सवाल है, जानते हैं क्या पूछना चाहते हैं। जी पद्मलोचन जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। पद्मलोचन जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो सर जी, सवाल पूछिए। मैं पद्मलोचन महतो उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारा जो रोग के लिए कुछ योग होते हैं, जैसे हमारा जो डायबिटिक्स है और दूसरा जो पीठ में दर्द होता है स्पाइनल कर्ड में, और उनके लिए क्या योग है जो करने से अच्छा हो जाएगा? डायबिटिक और शायद इनके कमर में प्रॉब्लम है। डॉक्टर कमल जी, पहले हम डायबिटिक की बात करते हैं क्योंकि डायबिटिक सबसे ज्यादा फैला हुआ रोग है। बहुत लोगों को डायबिटिक है। डायबिटिक एक लाइफस्टाइल डिजीज है। बेसिकली हम लोगों ने खान पान के अंदर अनियमितता करी है और बेवजह खा रहे हैं और बेसमय खा रहे हैं, तो इस वजह से डायबिटिक ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा रीजन हमारा जो पैक्ड फूड आता है जिसके अंदर अधिक मात्रा में शुगर आ रही है, अक्सर जूस भी आप देखेंगे तो शुगर बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसलिए डायबिटिक बढ़ रहा है। ये कारण भी जानना जरूरी है, तभी निवारण हो पाएगा। और निवारण की बात हम योग से करते हैं, तो योग के अंदर मंडूकासन सबसे बेस्ट होता है और डायबिटिक स्पेशलिस्ट कहलाता है। आप स्वामी रामदेव जी को देखेंगे तो वो जितने भी आसन कराते हैं सबके अंदर उन्होंने मंडूकासन इंक्लूड किया हुआ है कपालभाति के साथ में। कपालभाति जरूर कराते हैं साथ साथ, ताकि ज्यादा असर पड़े। कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो पहला हो गया मंडूकासन, ठीक है, वक्रासन हो गया, ठीक है, सर्वांगासन हो गया। ये आसन आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायबिटिक में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जिसमें भी नाभि पे दबाव पड़ता है उस तरह के हर आसन का लाभ डायबिटिक में मिलता है। कमर दर्द के अंदर आते हैं हम लोग सेकंड फेज के ऊपर, तो कमर दर्द में आगे झुकना वर्जित होता है, यानी कि जहां तक आपको दर्द हो रहा है वहीं तक झुकें, उससे ज्यादा आगे ना झुकें। बैक बेंडिंग अलाउड होती है, ठीक है, उसके अंदर माजरासन कर सकते हैं हम लोग, सेतु बंदासन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें बैक साइड में बेंडिंग होती है। कमर पे दोनों हाथ रख के पीछे की तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं हम लोग। इस तरह के आसन हम कुछ भी कर सकते हैं जिसमें पीछे की साइड में बेंडिंग होती है जी। और ये जो उंगलियां होती है हमारे, इसके अंदर एक पॉइंट भी होते हैं
ये उंगलियां जो हाथों की होती हैं उसके बीच में जितने भी पॉइंट होते हैं जो रेखाएं के पीछे की बैक साइड में जाते हैं उनको मसाज करें रेगुलर बेसिस पे, वो सारे दर्दों में लाभदायक होती है। तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं साथ साथ। धन्यवाद। और डॉक्टर अनीता, जैसे इन्होंने डायबिटिक का कहा, तो कुछ विशेष खाना जो नहीं खाना चाहिए या जो विशेष लेना चाहिए डायबिटिक उसको? हाँ, डायबिटिक को सबसे पहली बात चीज ये है कि इसमें व्हाइट चीजें छोड़ दें, नमक भी कम कर दें और चीनी तो बिल्कुल 100% अवॉइड करें जी। शक्कर गुड़ उसमें कर सकते हैं प्रयोग। बाकी देखा जाता है तो ये जी नेचुरली जो आपके फ्रूट्स होते हैं और वो मीठे भी होते हैं तो उनको भी आप ले सकते हैं जी, थोड़ा मतलब थोड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं बट ले सकते हैं। बाकी खाने में ये कि बहुत तला हुआ नहीं खाना, सिंपल खाना खाना है। आपको बस वही गड़बड़ हो जाती है कि आप जो है तला भुना ज्यादा एक जबान का स्वाद जो है वो भी शरीर के लिए लेता है। एंड क्वांटिटी को कंट्रोल करना है। खीरा बहुत ज्यादा खाएं, लेकिन खीरा मॉर्निंग में खाएं, इवनिंग में पॉइजन होता है और मॉर्निंग में अमृत होता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। सैलेड ज्यादा खाएं और उसके अलावा गेहूं कम खाएं, मोटा अनाज खाएं, रागी है ना, उसका खाएं, चावल कम खाएं और आटे में जितना गेहूं कम मिलाएंगे उतना ही लाभ होगा, ज्यादा फायदा होता है। रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी कार्यक्रम से जुड़े हैं। जी रमाशंकर जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार था जी, योग और व्यायाम में क्या अंतर है, और व्यायाम के अंतर्गत जो आम जनता में प्रचलित दंड बैठक है, क्या ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक और कितना वो? डॉक्टर कमल, योग और व्यायाम में क्या अंतर है? जी रामाशंकर जी, योग और व्यायाम के अंदर इस तरह से अंतर है कि जो व्यायाम होता है वो आपको एक तो मानसिक और शारीरिक रूप से कोई लाभ नहीं देता है, सिर्फ एक संभावना देता है कि आपको कुछ फायदा मिल रहा है। ठीक है, जब आप छोड़ देते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। व्यायाम के अंदर हम लोग दूसरे इक्विपमेंट यूज करते हैं जनरली, ठीक है, सेल्फ चीजें यूज नहीं करते। और व्यायाम हर जगह नहीं किया जा सकता, योग आप हर जगह कर सकते हैं। उसके लिए आपको छोटी सी एक जगह चाहिए जहाँ पे आपको मैट, दरी, कुछ भी बिछा के आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर के अंदर ही बैठ के भी कर सकते हैं, पलंग के ऊपर भी कर सकते हैं, चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं। अलग अलग तरह से योग करने के तरीके आ चुके हैं। तो व्यायाम इक्विपमेंट डिपेंडेंट होता है, जैसे जिम के अंदर करते हैं, जुम्बा करते हैं या अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं, तो वो उस तरह का कार्यक्रम व्यायाम कहलाता है। व्यायाम डेफिनेटली नुकसानदायक होता है क्योंकि वो तेज उत्तेजित माहौल में किया जाता है, वहां पे साउंड का ज्यादा प्रयोग होता है, म्यूजिक ज्यादा लाउड होता है, जनरली इस तरह का माहौल होता है। और योग के अंदर जब हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल शांत जगह पे और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल जगह होनी चाहिए, खुला हुआ जगह हो तो ज्यादा बढ़िया है, पार्क जैसे होता है खुला पार्क, और ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, और घर के अंदर कर रहे हैं तो आप प्रदूषण, तो आप देसी गाय का घी लेकर के उसका दिया जला करके वहां भी प्राणायाम और योग कर सकते हैं। ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। धन्यवाद जी। डॉक्टर, पिछले कुछ वर्षों से योग को जो है विश्व भर में बहुत लोकप्रियता मिल रही है। लोग कहने लगे कि स्वस्थ शरीर के लिए योग से बेहतर निवेश कोई नहीं है। तो कोई बहुत जरूरी जो हर कोई आदमी कर सकता है ऑफिस जाने से पहले, या जो कार्यस्थल पर बहुत टाइम तक कुर्सी पे बैठा हुआ है, कंप्यूटर देखता जा रहा है, कुछ साधारण योग व्यायाम जो ऑफिस में या कम समय में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं मैम। इस तरह के व्यायाम के लिए आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल योग डे पे निकला हुआ है प्रोटोकॉल, ठीक है, उसका प्रयोग करना है। इंटरनेशनल योग डे जो है उसके अंदर बहुत सरल तरीके से सारे के सारे सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के पूरी टॉप टू बॉटम बॉडी तक दिखाया गया है, तो उनका प्रयोग करना है अधिक से अधिक। और वो बहुत सरल तरीका है जिसमें कटी चालन होता है, जिसके अंदर हाथों को ऊपर से नीचे तक मूवमेंट किया जाता है। गर्दन की मूवमेंट होती है, ऊपर जाते हैं सांस अंदर, नीचे आते हैं सांस बाहर। गर्दन की रोटेशन होती है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जब शोल्डर लेवल से ऊपर जाते हैं तो गर्दन सांस अंदर लेते हैं, नीचे आते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं। इस तरह के छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। इसके अलावा आगे झुकने और पीछे झुकने वाले आसन कर सकते हैं। पैरों की मूवमेंट होती है, उनका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग अधिक से अधिक। अब बैठ के किए जाने वाले कुछ व्यायाम होते हैं जिसके अंदर डायबिटीज के ऊपर लाभ होता है, हाई बीपी पर लाभ होता है और अन्य मानसिक रोगों में भी लाभ मिलता है। जी, जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं हम उन्हें बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग पर चर्चा कर रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ कमल किशोर और योग और आयुर्वेद विशेषज्ञ अनीता कौशिक। पुणे से श्रीपद जुड़े हैं कार्यक्रम से, उनका सवाल सुनते हैं। जी श्रीपद जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे योग शुरू करने से पहले किसी की सलाह से योग करना चाहिए या फिर अपने मन से भी किया जा सकता है? मतलब
ये मेरा प्रश्न है। मतलब डॉक्टर कमल ये पूछ रहे हैं कि योग आप अपने हिसाब से कर लें या एक प्रशिक्षक या ट्रेनर होना चाहिए जिसके देखरेख में किया जाए? जी श्रीपद जी, प्रारंभिक अवस्था में मैं सुझाव दूंगा कि बिल्कुल किसी के निर्देश में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जानकारी का अभाव होने की वजह से कुछ गलत भी हो सकता है और उसका दुष्परिणाम भी होता है। तो इसलिए बेटर यह है कि प्रारंभिक अवस्था में आप किसी के प्रशिक्षण में योग करें और उसको ही आगे फॉलो करें। हाँ, 1 से 2 महीने के बाद जब आप सीख जाएं प्रॉपरली, आपको उसका अभ्यास हो जाए, तब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और वैसे भी ऑनलाइन कर रहे हैं या आप अगर ग्रुप उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक वातावरण मिलता है और बहुत सारे, और एक ट्रेनर आपको बता देता है कि अगर आप कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं तो। वो तो बिल्कुल सही बात है। इसमें एक चीज और भी होती है कि कई बार क्या होता है, हमारा मन नहीं होता अकेले में करने का। जब हम ग्रुप में करते हैं तो देखा देखी भी हमारे मन के अंदर जब वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी प्रयास करूं, तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है कि जब वो साथ वाला कर रहा होता है तो उसके बड़े करने से हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है और हम उस चीज़ को लंबे समय तक कर पाते हैं। दूसरा एक और अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं, जब कभी 2-3 लोग साथ में योग करने जाते हैं तो होता क्या कि आज कोई पार्टी से आया लेट में और अगले दिन नहीं करना है तो दूसरा उसको उठा देता है कि चलो यार योग करने चलते हैं। तो ऐसे आपसी सलाह से योग अच्छा हो जाता है और मिलके करने से कोई ना कोई एक दूसरे को मोटिवेट करता रहता है और लंबे समय तक करने से एक आदत बन जाती है योग करने की। जी महाराष्ट्र सोलापुर से प्रकाश का सवाल है। जी प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल ये है जी कि किसान होता है, कई आदमी होते हैं, उसको कर्जा का बोझ होता है, वो हाइपर टेंशन में आता है, उसको योग का कितना लाभ हो सकता है? हाइपर टेंशन या मानसिक, हमारा आज का टॉपिक भी यही है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग कितना उपयोगी है और कौन सा करना चाहिए? जी प्रकाश जी, पहली बात तो ये मानसिक रोग के लिए कोई और दूसरा इलाज है ही नहीं योग के अलावा, मेडिसिन कोई आती नहीं है। तो एक तरह से यही ऑप्शन अवेलेबल है जो सरल भी है और इफेक्टिव भी है और परमानेंटली क्योर भी करता है। क्योंकि योग का जो शब्द का अर्थ है वो है जोड़ना। अब जोड़ना अपने आप को अपनी चीजों के साथ ही जोड़ना कहलाता है। तो योग जब रेगुलर करते हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राणायाम। जब योग की बात करते हैं मानसिक रोगों को दूर करने के लिए प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभकारी है। और दूसरा मेरा इसमें एक चीज और एड ऑन करना चाहता हूँ कि योग तब करें जब बीमारी ना हो तो ज्यादा लाभकारी है। जनरली लोगों का मिथ होता है कि हम बीमार हो जाएंगे तब हम लोग योग करेंगे, तो उससे बेटर है कि स्वस्थ टाइम पे आप योग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आप देखते होंगे धार्मिक स्थलों पे लोग जाते हैं ज्यादा उम्र के बाद, तब ना उनके पैरों में ताकत होती, ना चलने की क्षमता होती और वो बेचारे कराते हुए जाते हैं और उनको आनंद नहीं मिल पाता भगवान की दर्शन करने का। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर जवानी में योग करेंगे तो बुढ़ापा सही रहेगा। जैसे आपने अभी बीच में देखा कई लोग 100 वर्ष भी क्रॉस करें जस्ट बिकॉज ऑफ योग रेगुलर करने से। और मानसिक रोग पर डेफिनेटली लाभ मिलता है। आप रेगुलर अभ्यास कीजिए, बट आधा घंटा नियमित करना पड़ेगा। ये नहीं कि 5-10 मिनट की और काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। आधा घंटा रेगुलर करना पड़ेगा। धन्यवाद। दिल्ली से यशपाल जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। जी यशपाल जी स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार सबको। मेरा सवाल है तो मेडिटेशन से लेकर है कि मेडिटेशन की सही विधि क्या होनी चाहिए और स्थान और कितने समय तक करना है और क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ में इसको जोड़ सकते हैं, तो कृपया बताएं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि नॉर्मल आदमी को खाने में जैसे रॉ फूड है, कच्चा सलाद फल वगैरह है, तो कितने % तक खाना उचित रहेगा? थैंक यू। जी डॉक्टर कमल जो इन्होंने पहला सवाल पूछा वो, और खाने के बारे में डॉक्टर अनीता आपसे पूछेंगे। जी जैसे आपने बताया कि योग करने के लिए मतलब जो आपकी जानकारी के हिसाब से चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो उसमें आपको जो प्रॉपर विधि है वो तो फॉलो करनी ही करनी है। अब पहले तो ये कि ध्यान और योग आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से ये ध्यान के अंदर बताते हैं आपको। ध्यान देखिए हम लोग है ना बचपन से करते आ रहे हैं। अब बचपन में अगर बच्चों को देखो तो वो बिल्कुल शांत अवस्था में होता है। तो ध्यान करने के इतने सारे लाभ हैं। और ध्यान मेडिटेशन योग अलग अलग नहीं है, एक ही पार्ट है। जैसे 8 अंग होते हैं, धारणा ध्यान समाधि, जो अंत में आता है वो मेडिटेशन का ही एक नाम है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जब हम ये जो मेडिटेशन वर्ड यूज करते हैं तो मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक यूज होती हैं। कुछ लोग साउंड को यूज करते हैं, कुछ लोग फ्रेगनेंस जलाते हैं। तो सारी विधि अपने अपने में काम करती हैं। आपको जो चीज लगती है उसके अनुसार कर सकते हैं। कुछ नहीं अवेलेबल है तो माइक मतलब साउंड को एक हल्के से कोई भी ऑडियो अवेलेबल है उसको लगा के प्रारंभिक व्यवस्था में उसको प्रयोग कर सकते हैं, या किसी चित्र के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पर बहुत सारे विचार आपको कई बार उस समय आ रहे होते हैं ना, जब आप ये सोच रहे हैं मुझे ध्यान करना है तो आप विचलित भी होने लगते हैं, तो उससे कैसे बचें? इसके लिए आपने करना क्या है कि उन विचारों को धन्यवाद देना है। जब वो आपके पास आएंगे, जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो उनको आपको सिंपली बोलना है थैंक यू सो मच
मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मानसिक रूप से बोलना है इसको, फिजिकली नहीं बोलना है। धीरे धीरे विचार की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप ध्यान अवस्था में आते जाएंगे। और ध्यान कम से कम 5 मिनट तो निरंतर करना ही चाहिए। और सोने से पहले करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपकी नींद अच्छी आएगी और अगला दिन आपका ज्यादा लाभकारी रहेगा। और डॉक्टर अनीता, जो इन्होंने सैलेड की बात की, कौन सी सैलेड और कितने उसमें लेनी चाहिए? सैलेड में तो आप कुछ भी खा सकते हैं, जैसे कि आपका जो भी सीजन में, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गई है, प्याज टमाटर या ब्रोकली वगैरह, जैसे ब्रोकली भी ले सकते हैं। बाकी वही है कि खीरे को आप शाम के टाइम नहीं खाइए, मैं बार बार इससे बोलती हूँ। दही को शाम के टाइम नहीं खाइएगा। कुछ चीज, मूली को शाम के टाइम मत खाइएगा। यदि मूली आप अर्ली इन द मॉर्निंग खाली पेट खाते हैं तो कभी भी आपको जो है ना डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि मूली सुबह सुबह कैसे खा लें, खाइए, मूली खाइए और उसके साथ एक पत्ता भी खा लीजिए, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं भी मेडिटेशन के बारे में ये ऐड करना चाहूंगी कि पहले तो आप शांत रहना सीखें। दिन में 1 घंटा बिना बोले रहें, आपका मेडिटेशन शुरू हो जाता है। और मेडिटेशन में थॉट्स आते हैं आपके, तो थॉट्स को आने दीजिए ना, उनको एंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए। थॉट्स को आने दीजिए, वो एक बार थक जाएंगे और उसके बाद आपको थॉट्स नहीं आएंगे। तो मेडिटेशन को एंजॉय कीजिए, उसको बर्डन मत मानिए कि मेरे से तो होता नहीं है, जो होता है उसको करते रहिएगा। जी। फर्रुखाबाद यूपी से अजय श्रीवास्तव जुड़े हैं कार्यक्रम से। जी अजय जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते लवली निगम जी और कौशिक साहब और नीता जी को नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। ये मेरा सवाल ये है कि मानसिक शांति तो परोपकार से मिलता है, सकारात्मक सोच से, और शारीरिक कह रहे हैं व्यायाम जो है अगर विदाउट एक्सपर्ट के करेंगे तो क्या लाभ है, क्या नुकसान है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदाउट एक्सपर्ट की करते रहते हैं घंटों। जी, ये आजकल जो ऑनलाइन भी हो रहा है वो तो आप बोल ही रहे हैं डॉक्टर कमल किशोर की शुरू में तो ट्रेनर और एक्सपर्ट होना ही चाहिए, बाद में जब आपको समझ आ जाता है तो आप बेशक कर लें। जी अजय जी, इसमें 1-2 चीजें ऐसी हमारे नोटिस में आई हैं, जब लोग गलती से अपने आप से कर लेते हैं, उनके बाद फिर इतनी ज्यादा उनको फिजिकल चैलेंजेस आ जाते हैं कि इसके रिकवर होने में कई महीने से लेकर सालों तक लग जाते हैं। कोई ऐसा पेन स्टेन आ जाता है बॉडी के अंदर, फिर वो रिकवर नहीं हो पाता। और गलत सलाह तो वो क्यों कर लेते हैं कि कोई उनको सलाह देता है, मालूम ही नहीं होता कि कौन सा उनके लिए ठीक है। असल में उनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम होती है, उसको प्रॉब्लम को ध्यान न दे करके वो उसको मान लेते हैं और फिर उसमें नुकसान हो जाता है। तो मेरा निवेदन फिर से वही है कि प्रारंभिक अवस्था में जरूर किसी की सलाह लेकर के और निर्देश के अनुसार ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर कमल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में योग दिवस की थीम इस बार घोषणा की है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की घोषणा। तो योग करने के लिए क्या कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है? उम्र कितनी, या फिर कोई जो उम्र दराज है, सीनियर सिटीजन है जिनको हम कहते हैं, कोई पर्टिकुलर एज की इस उम्र में नहीं शुरू करना चाहिए या इसके बाद नहीं करना चाहिए? इसमें यह है कि छोटे बच्चे प्राणायाम तो कर सकते हैं, बट जो योग की अवस्था है वो लगभग 5 साल के बाद अच्छे से प्रारंभ करें जी, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी छोटे मोटे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, प्रॉपर वे में योग के लिए 5 साल के बाद प्रारंभ करें, ज्यादा उचित रहेगा। और बुजुर्गों के लिए ये निर्देश है कि कम से कम प्राणायाम के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाएं, क्योंकि बुजुर्ग के केस में अक्सर उनको भूलने की शिकायत रहती है या फिर उनको पार्किंसंस जैसी समस्या हो जाती है, अल्जाइमर हो जाती है, तो इनका कोई और इलाज नहीं है योग के अलावा प्राणायाम है। प्राणायाम में भी वैसे प्राणायाम करें जो सरलता से कर सकते हैं। एक रिसेंटली का उदाहरण है, स्वामी जी के सामने एक महिला आई, उन्होंने बोला कि जी कोरोना काल में मरते मरते बची, उनका ऑक्सीजन लेवल 40 के आसपास रह गया था। तो उन्होंने बोला फिर आपने क्या किया? क्या जी मुझे सांस लेने के लिए बोला गया था, बट मैं सांस ना लेकर के मैं कपालभाति करती रही। तो रिवर्स किया उन्होंने, बट उसका लाभ मिला, उनका 1 हफ्ते के अंदर 90 पे पहुंच गया ऑक्सीजन लेवल। जी, दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार लव जी, और मैं एक्सपर्ट को नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। जो सूर्य नमस्कार होता है, हमने पहले अपने यंग एज में बहुत किया, पर इसके बारे में ये बताइए कि जो सूर्य नमस्कार में कितने योग के जो नाम आसनों के होते हैं, इसमें सर्प आसन भी होता है, ये तो हमें मालूम है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि योग, जिम्नास्ट और आजकल जो बच्चे जिम करते हैं, ये एक ही परिवार में है? थोड़ा स्लो होता है योग और वो फास्ट होता है जिम्नास्ट, और जिम में जो बच्चे मसल पावर बढ़ाते हैं, तो इसके साथ क्या क्या आप कुछ और कहना चाहिए? डॉक्टर कमल, जैसे कहते हैं ना, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सूर्य नमस्कार का एक वो पूरा कर ले तो पर्याप्त है, शायद 12 आसनों का समूह है सूर्य नमस्कार। जी बिल्कुल। तो धर्मवीर जी, इसमें यह है जो आपका पहला प्रश्न है कि सूर्य नमस्कार डेफिनेटली वो अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है, बट शॉर्टकट है वो, ऐसा नहीं है। उसके अलावा बाकी व्यायाम नहीं है, मतलब बाकी योग के आसन भी हैं, उनको भी करना जरूरी है बीमारी के अनुसार, ताकि वो बीमारी ना आए।
और जो बाकी आपने बताया वो एक परिवार का हिस्सा नहीं है, वो अलग अलग हैं, क्योंकि लोगों को हर चीज़ में आज में आकर्षण चाहिए, तो इस वजह से लोग उसके ऊपर भागते हैं। दूसरा, हमारे मीडिया जो आजकल चल रहा है ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस तरह का अवेयरनेस करते रहते हैं जैसे अपने फ़ायदे के लिए, उसकी वजह से भी लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं। आजकल योग भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। डॉक्टर अनीता, फरीदाबाद से अनवर बिहारी जुड़े हैं, उससे बाद आपसे एक सवाल पूछते हैं। जी अनवर जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। जी, मेरा प्रश्न ये है सर कि वजन घटाने में योगा की क्या भूमिका है? मोटापा तो मुझे लगता है डॉक्टर अनीता हर दूसरा आदमी इससे परेशान होगा कि मैं मोटापा या फैट या बेली फैट जो है उससे कैसे कम करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए कैसे। मोटापे के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी जीवन शैली को चेंज करना है, अपने आहार विचार ये सब चीजों को परिवर्तित करना है। आज के समय में ना ही तो पानी शुद्ध है, ना ही आपकी हवा शुद्ध है, ना ही आपका भोजन शुद्ध है। सब्जियां शुद्ध हैं, सब्जियां आप देखेंगे सब भी जो है पता नहीं क्या क्या मिला के कैसे कैसे क्या करते हैं, और हर मौसम में हर सब्जी अवेलेबल है। और हर सब्जी अवेलेबल है, तो मौसम की सब्जी यदि आप खाएंगे वो आपके लिए लाभकारी है। सबसे पहले मोटापा कम करने के लिए आप अपने आहार पे नियंत्रण कीजिएगा, और उसमें भी फ्रूट्स ज्यादा लीजिएगा, सैलेड ज्यादा लीजिएगा, और थोड़ा व्यायाम अवश्य है। व्यायाम में क्या है, आसन अवश्य है ना। तो जैसे आपका पेट बढ़ा हुआ है तो उसमें मंडूक आसन बहुत अच्छा काम करता है, पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा काम करता है। तो आसन आपको करने हैं बहुत जरूरी। कुछ मतलब आपको जो है अगर आप वॉकिंग भी कर रहे हैं तो आपको पसीना आना चाहिए, तेज वॉकिंग करनी चाहिए। आजकल के जो बच्चों का जीवन शैली है ना, घंटों घंटों मोबाइल पे लगे हुए हैं या बिस्तर पे लेटे हुए हैं या एसी में बैठे हैं, वो भी उनके स्वास्थ्य के लिए और मोटापे के लिए बहुत हानिकारक। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जीवन शैली को थोड़ा बदला जाए, और बच्चे भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, छोटे मोटे काम के लिए पैदल चलें या जिसे कहते हैं ना सीढ़ियां चढ़ें। तो वो भी अपने आप में एक प्रॉपर उसको मान सकते हैं हम व्यायाम या बहुत आवश्यक है। आजकल हमारे बच्चे ना बहुत ज्यादा लेजी हो गए हैं, हर चीजें उनको बिस्तर के ऊपर या चेयर के ऊपर मिल जाती है। लेकिन मदर से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इतना गंदा प्यार ना करें, अच्छे वाला प्यार करें, उनको शारीरिक मेहनत भी करने। हाँ, किचन में आकर लेकर जाएं और अच्छा खिलाएं। पिज्जा बर्गर ये आपके फास्ट फूड है, बहुत ज्यादा बहुत नुकसानदायक होता है। दिल्ली से संजय का सवाल है। जी संजय, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मैं दिल्ली से संजय बोल रहा हूँ। आपके सभी एक्सपर्ट्स को भी मेरा नमस्कार। और मैम मेरे एक सवाल और एक सुझाव है। पहले सवाल तो ये है कि ऐसा योग भी है कि जो कि हर कोई बिना डॉक्टर वगैरह की जानकारी के भी, सलाह के भी, और कोई मतलब कोई भी कर सके। और दूसरा एक सुझाव है कि क्या सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि हर स्कूल में क्लासेज में अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे पहली क्लास नर्सरी से ये सब योग को, ताकि सबके लिए अच्छा रहे। डॉक्टर कमल, जैसे पहले जी संजय, समय कम है, तो जैसे पहले गुरुकुल उसमें हुआ करता था, उस समय से ये चल रहा था, तो स्कूल्स कॉलेजेस में भी आजकल तो स्कूल में योग और वो चल रहा है, स्टार्ट हो गया योग के अंदर। जो स्कूल के अंदर भी एक्टिव हो गए हैं वो लोग कर रहे हैं इसका प्रयास। और घर पे बैठने के लिए आप सूर्य नमस्कार रेगुलर करें, वो सबसे सरल और इफेक्टिव है जो घर पे बैठ के कर सकते हैं आप आराम से, छोटी सी जगह के अंदर। जी, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, थकान, चिड़चिड़ाहट आम समस्या है। ऐसे में जीवन को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग रामबाण दवा है। अगर हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वस्थ दिनचर्या के लिए योग करना बेहद जरूरी है। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही योग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल किशोर और आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता कौशिक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कार्यक्रम श्रोताओं ये कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझावों में ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।